प्रिय छात्र छात्राओं, सनेवाला नमस्कार। आज हम लोग डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस में बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी ऑनर्स, यूजीसी नेट और पब्लिक सर्विस कमीशन की मनोविज्ञान विषय से तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए जनरल साइकोलॉजी पेपर फर्स्ट के चैप्टर 8 के टॉपिक मोटिवेशन से कुछ नए नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जानने की कोशिश करेंगे। आज का ये पार्ट 1 क्लास जो चैप्टर 8 के टॉपिक मोटिवेशन पर आधारित है, इस पार्ट में हम सभी अपने नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि मोटिवेशन से संबंधित कौन कौन से एमसीक्यू के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पाठ का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, SCN यानी सुपराकिए सोमैटिक न्यूक्लियस जो एक जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक के रूप में कार्य करता है, इनमें यह जैविक घड़ी किसका एक सूक्ष्म भाग या संरचना है? वैकल्पिक उत्तर ए थैलेमस, बी सेतु, सी मेडुला और डी हाइपोथैलेमस। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही एक जैविक घड़ी की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न, सामाजिक अभिप्रेरक यानी सोशल मोटिव को सामान्यतः इनमें क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए जैविक प्रेरक यानी बायोलॉजिकल मोटिव, अर्जित अभिप्रेरक यानी लर्न मोटिव, सी मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक यानी साइकोलॉजिकल मोटिव और डी बी तथा सी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी बी तथा सी, यानी जो सोशल मोटिव होता है, इस मोटिव का दूसरा नाम होता है अर्जित अभिप्रेरक या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन जैविक अभिप्रेरकों या बायोलॉजिकल मोटिव से संबंधित अभिप्रेरक है? वैकल्पिक उत्तर ए भूख, बी प्यास, सी नींद एवं काम और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी, यानी जैविक अभिप्रेरक प्रेरक का वैसा प्रकार होता है जिसे कोई व्यक्ति जन्म से ही प्राप्त करता है। इस अभिप्रेरक को कोई व्यक्ति सीख नहीं सकता या अर्जित नहीं कर सकता, इसलिए जैविक प्रेरक को अनार्जित अभिप्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। जैविक प्रेरकों के अंतर्गत भूख, प्यास, नींद, काम, तापक्रम और मातृ प्रेम का अध्ययन किया जाता है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, डबल डिप्लेशन प्राकल्पना यानी डबल डिप्लेशन हाइपोथेसिस द्वारा इनमें किसकी व्याख्या होती है? वैकल्पिक उत्तर ए प्यास, बी भूख, सी नींद और डी काम। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए प्यास, यानी डबल डिप्लेशन प्राकल्पना के द्वारा प्यास की व्याख्या होती है। अगला प्रश्न, इनमें किसका संबंध हाइपोवोलेमिया से होता है? वैकल्पिक उत्तर ए प्यास की व्याख्या से, बी भूख की व्याख्या से, सी नींद की व्याख्या से और डी आक्रामकता की व्याख्या से। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर है ए प्यास की व्याख्या से, यानी हाइपोवोलेमिया का संबंध प्यास की व्याख्या से होता है।
अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। बेंडूरा के अनुसार इनमें कौन आक्रामकता का कारण है? वैकल्पिक उत्तर ए अत्यधिक तनाव, बी मानसिक संघर्ष एवं चिंता, सी शत्रुता और डी दूसरों के व्यवहार का नकल। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी दूसरों के व्यवहारों का नकल। अगला प्रश्न, इनमें किसने सर्वप्रथम उपलब्धि आवश्यकता यानी अचीवमेंट मोटिव के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था? छात्राएं ध्यान दें, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें किसने सर्वप्रथम उपलब्धि आवश्यकता यानी अचीवमेंट मोटिव के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था? वैकल्पिक उत्तर ए बेंडूरा, बी आलपोर्ट, सी मैक्क्लेलैंड और डी मैकडूगल। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी मैक्क्लेलैंड। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। महिलाओं में गौण यौन विशेषताओं या सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का विकास इनमें किस हार्मोन पर निर्भर करता है? वैकल्पिक उत्तर ए एस्ट्रोजेंस, बी मेलाटोनिन, सी एंड्रोजेंस और डी ट्रॉपिक हार्मोन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए एस्ट्रोजेंस। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। डोलार्ड एवं उनके सहयोगियों द्वारा किए गए शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि इनमें कौन आक्रामकता यानी एग्रेशन का एक मुख्य कारण है? ए तनाव, बी संघर्ष, सी कुंठा और डी कामुक प्रवृत्ति। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी कुंठा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, इनमें अभिप्रेरणा के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत यानी नीड हाई अराकी थ्योरी का प्रतिपादक कौन है? वैकल्पिक उत्तर ए अब्राहम मैस्लो, बी रोजर्स, सी एडलर और डी कार्ल युंग। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने ही अभिप्रेरणा के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, लेटरल हाइपोथैलेमस इनमें क्या है? परीक्षार्थी ध्यान दें, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। लेटरल हाइपोथैलेमस इनमें क्या है? ए संवेग केंद्र यानी इमोशन सेंटर, बी फीडिंग केंद्र यानी फीडिंग सेंटर, सी तुष्टि केंद्र और डी कामुक केंद्र। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी फीडिंग केंद्र। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से इस बात की पुष्टि हुई कि लेटरल हाइपोथैलेमस को नष्ट कर देने से होता है। वैकल्पिक उत्तर ए प्राणी में भूख की कमी, बी प्राणी में भूख की अधिकता, सी शारीरिक वजन में बढ़ोतरी और डी बी तथा सी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए प्राणी में भूख की कमी, यानी लेटरल हाइपोथैलेमस को नष्ट कर देने से प्राणी में भूख नहीं लगती है यानी भूख की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि VMH यानी वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस को ऑपरेशन द्वारा नष्ट कर देने पर इनमें क्या परिणाम घटित होगा? वैकल्पिक उत्तर ए भूख में अत्यधिक वृद्धि होगी, बी भूख में अत्यधिक कमी होगी, सी कभी कभी भूख की अनुभूति और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का वैकल्पिक उत्तर होगा बी भूख में अत्यधिक कमी होगी, यानी VMH वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस को ऑपरेशन द्वारा नष्ट कर देने पर प्राणी में भूख में अत्यधिक कमी हो जाती है। अगला प्रश्न आप सभी
परीक्षार्थियों के लिए यौन अभिप्रेरक यानी सेक्स मोटिव इनमें किस प्रकार का अभिप्रेरक है? ए अवास्तविक, बी वास्तविक, सी जैविक और डी मनोवैज्ञानिक। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी जैविक, यानी सेक्स मोटिव जो होता है ये जैविक अभिप्रेरक का प्रकार है। अगला प्रश्न, टार्पी और शेभर ने यौन अभिप्रेरक को क्या कहा है? टार्पी एवं शेभर ने यौन अभिप्रेरक को क्या कहा है? वैकल्पिक उत्तर ए एक वास्तविक प्रेरक, बी जैविक प्रेरक, सी जैव सामाजिक प्रेरक और डी एक अवास्तविक प्रेरक। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी जैव सामाजिक प्रेरक। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन यौन ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन्स नहीं है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन यौन ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन्स नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए पाराथोर्मोन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी एंड्रोजेंस, डी एस्ट्रोजेंस। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा पाराथोर्मोन। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन सा हार्मोन्स अंड ग्रंथि यानी टेस्टिकल से निकलने वाला हार्मोन्स है? ए पाराथोर्मोन, बी एंड्रोजेंस, सी एस्ट्रोजेंस और डी ट्रॉपिक हार्मोन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी एंड्रोजेंस। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन सा हार्मोन्स महिलाओं के डिंब ग्रंथि से निकलता है? वैकल्पिक उत्तर ए एस्ट्रोजेंस, बी प्रोजेस्टेरोन, सी एंड्रोजेंस और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए एस्ट्रोजेंस। अगला प्रश्न इस प्रकार है, एस्ट्राडियल एवं एस्ट्रोन इनमें किस समूह का हार्मोन्स है? ए एस्ट्रोजेंस, बी एंड्रोजेंस, सी ए तथा बी और डी कॉर्टिन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए एस्ट्रोजेंस। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोस्टेरोन इनमें किस समूह का हार्मोन्स है? वैकल्पिक उत्तर ए एस्ट्रोजेंस, बी एंड्रोजेंस, सी कॉर्टिन, डी ए तथा बी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस पुरुषों के यौन ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स होता है, जबकि एस्ट्रोजेंस ये महिलाओं के यौन ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, नींद यानी स्लीप इनमें किस प्रकार का अभिप्रेरक है? ए जैविक अभिप्रेरक, बी सामाजिक प्रेरक, सी जैव सामाजिक प्रेरक और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए जैविक प्रेरक। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें अभिप्रेरणा किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए भावात्मक, बी क्रियात्मक, सी संज्ञानात्मक और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी क्रियात्मक। अभिप्रेरणा एक प्रकार की क्रियात्मक प्रक्रिया होती है, यानी यह व्यक्ति की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तब तक प्रेरित रहता है जब तक कि लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन अभिप्रेरणा के तत्वों से संबंधित नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए क्रोध,
बी आवश्यकता, सी प्रणोद और डी प्रोत्साहन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए क्रोध। क्रोध अभिप्रेरणा के तत्वों से संबंधित नहीं होता है। अगला प्रश्न, इनमें कौन आवश्यकता से उत्पन्न होता है? ए क्रोध, बी डर, सी प्रणोद और डी चिंता। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी प्रणोद। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन अभिप्रेरणात्मक चक्र या मोटिवेशनल साइकिल का पहला कदम है? ए भूख, बी आवश्यकता, सी प्रणोद और डी प्रोत्साहन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी आवश्यकता। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन अभिप्रेरणात्मक चक्र का अंतिम कदम कहलाता है? ए आवश्यकता, बी प्रोत्साहन, सी प्रणोद और डी जैविक प्रेरक। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी प्रोत्साहन। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, डेसी के अनुसार इनमें कौन अभिप्रेरणात्मक चक्र का चौथा तत्व है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। डेसी के अनुसार इनमें कौन अभिप्रेरणात्मक चक्र का चौथा तत्व है? ए संज्ञान, बी आवश्यकता, सी प्रणोद, डी प्रोत्साहन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए संज्ञान यानी कोग्निशन। डेसी ने कोग्निशन को अभिप्रेरणात्मक चक्र का चौथा तत्व माना है। पहला तत्व आवश्यकता, दूसरा प्रणोदन, तीसरा प्रोत्साहन और चौथा के रूप में स्वीकार किया गया है कोग्निशन या संज्ञान को। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन अभिप्रेरणा की विशेषताओं में सम्मिलित है? ए उत्तेजन, बी अवस्थिति, सी तीव्रता और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी, यानी कि अभिप्रेरणा की विशेषताओं में उत्तेजन यानी एक्टिवेशन, अवस्थिति यानी परसिस्टेंस और तीव्रता यानी इंटेंसिटी, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, उत्तेजन तथा निष्पादन में गहरा संबंध होता है। इनमें कौन सा नियम इस कथन से संबंधित है? ए फेकनर का नियम, बी वेबर का नियम, सी अभ्यास का नियम और डी यर्क्स-डुडसन नियम। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी यर्क्स-डुडसन नियम। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, अभिप्रेरणा का मनोवैश्लेषिक सिद्धांत इनमें किसको व्यवहार के नियंत्रण में महत्वपूर्ण माना है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, अभिप्रेरणा का मनोवैश्लेषिक सिद्धांत यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इनमें किसको व्यवहार के नियंत्रण में महत्वपूर्ण माना है? वैकल्पिक उत्तर ए ईड यानी ईदम को, बी पराहम यानी सुपर ईगो को, सी अचेतन अभिप्रेरणा यानी अनकॉन्शियस मोटिवेशन को और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी अचेतन अभिप्रेरणा अनकॉन्शियस मोटिवेशन को अभिप्रेरणा का मनोवैश्लेषिक सिद्धांत महत्वपूर्ण माना है। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, VMH यानी वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस कार्य करता है? ए तुष्टि केंद्र के रूप में, बी फीडिंग केंद्र के रूप में,
सी ए तथा बी के रूप में और डी संक्रियण केंद्र यानी एक्टिवेशन सेंटर के रूप में। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए तुष्टि केंद्र यानी सेटिफाई सेंटर के रूप में वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस या वीएमएच कार्य करता है। ये एक तरह का तुष्टि केंद्र होता है। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का ये पाठ आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।